प्रकरण 6 स्त्री भक्त राजा न किम दधान्न किम कुर्यात स्त्रीभिर्भ्यर्थितो नरः। स्त्री की दास्ता मनुष्य को विचारांध बना देती है, उसके आग्रह का पालन न करे। एक राज्य में अतुल बल पराक्रमी राजा नंद राज्य करता था। उसकी वीरता चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थी। आसपास के सब राजा उसकी वंदना करते थे। उसका राज्य समुद्र तट तक फैला हुआ था। उसका मंत्री वर रुचि भी बहुत बड़ा विद्वान और सब शास्त्रों में पारंगत था। उसकी पत्नी का स्वभाव बड़ा तीखा था। एक दिन वह प्रणय कलह में ही ऐसी रूठ गई कि अनेक प्रकार से मनाने पर भी न मानी। तब वर रुचि ने उससे पूछा, प्रिय, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। जो तू आदेश करेगी वही करूँगा। पत्नी ने कहा, अच्छी बात है। मेरा आदेश है कि तू अपना सिर मुंडाकर मेरे पैरों पर गिरकर मुझे मना, तब मैं मानूंगी। वर रुचि ने वैसा किया। तब वह प्रसन्न हो गई। उसी दिन राजा नंद की स्त्री भी रूठ गई। नंद ने भी कहा, प्रिय, तेरी अप्रसन्नता मेरी मृत्यु है। तेरी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तू आदेश कर, मैं उसका पालन करूँगा। नंद पत्नी बोली, मैं चाहती हूँ कि तेरे मुख में लगाम डालकर तुझ पर सवार हो जाऊँ और तू घोड़े की तरह हिनहिनाता हुआ दौड़े। अपनी इस इच्छा के पूरी होने पर ही मैं प्रसन्न होऊंगी। राजा ने भी उसकी इच्छा पूरी कर दी। दूसरे दिन सुबह राजा दरबार में जब वर रुचि आया तो राजा ने पूछा, मंत्री, किस पुण्य काल में तूने अपना सिर मुंडाया है? वर रुचि ने उत्तर दिया, राजन, मैंने उस पुण्य काल में सिर मुंडाया है जिस काल में पुरुष मुख में लगाम डालकर हिनहिनाते हुए दौड़ते हैं। राजा यह सुनकर बड़ा लज्जित हुआ। बंदर ने यह कथा सुनाकर मगर से कहा, मगर राज, तुम भी स्त्री के दास बनकर वर रुचि के समान अंधे बन गए हो। उसके कहने पर ही तुम मुझे मारने चले थे, लेकिन वाचाल होने से तुमने अपने मन की बात कह दी। वाचाल होने से सारस मारे जाते हैं। बगुला वाचाल नहीं है, मौन रहता है, इसीलिए बच जाता है। मौन से भी सभी काम सिद्ध होते हैं। वाणी का असंयम जीव मात्र के लिए घातक है। इसी दोष के कारण शेर की खाल पहनने के बाद भी गधा अपनी जान न बचा सका, मारा गया। मगर ने पूछा, किस तरह? बंदर ने तब वाचाल गधे की यह कहानी सुनाई। प्रकरण 7 वाचाल गधा। मौनम सर्वार्थ साधनम। वाचालता विनाशक है, मौन में बड़े गुण हैं। एक शहर में शुद्धपट नाम का धोबी रहता था। उसके पास एक गधा भी था। घास न मिलने से वह बहुत दुबला हो गया। धोबी ने तब एक उपाय सोचा। कुछ दिन पहले जंगल में घूमते घूमते उसे एक मरा हुआ शेर मिला था। उसकी खाल उसके पास थी। उसने सोचा, यह खाल गधे को उठाकर खेत में भेज दूंगा, जिससे खेत के रखवाले इसे शेर समझकर डरेंगे और उसे मारकर भगाने की कोशिश नहीं करेंगे। धोबी की चाल चल गई। हर रात वह गधे को शेर की खाल पहनाकर खेत में भेज देता था। गधा भी रात भर खाने के बाद घर आ जाता था। लेकिन एक दिन यह पोल खुल गई। गधे ने एक गधी की आवाज़ सुनकर खुद भी अरडाना शुरू कर दिया। रखवाले शेर की खाल ओढ़े गधे पर टूट पड़े और उसे इतना मारा कि बेचारा मर ही गया। उसकी वाचालता ने उसकी जान ले ली। बंदर मगर को यह कहानी कह ही रहा था कि मगर के एक पड़ोसी ने वहां आकर मगर को यह खबर दी कि उसकी स्त्री भूखी प्यासी बैठी उसके आने की राह देखती देखती मर गई। मगरमच्छ यह सुनकर व्याकुल हो गया और बंदर से बोला, मित्र, क्षमा करना, मैं तो अब स्त्री वियोग से भी दुखी हूँ। बंदर ने हंसते हुए कहा, यह तो मैं पहले ही जानता था कि तू स्त्री का दास है। अब उसका प्रमाण भी मिल गया। मूर्ख, ऐसी दुष्ट स्त्री की मृत्यु पर तो उत्सव मनाना चाहिए, दुख नहीं। ऐसी स्त्रियां पुरुष के लिए विष समान होती है। बाहर से वह जितनी अमृत समान मीठी लगती है, अंदर से उतनी ही विष समान कड़वी होती है। मगर ने कहा, मित्र, ऐसा ही होगा, किंतु अब क्या करूं? मैं तो दोनों ओर से जाता रहा। उधर पत्नी का वियोग हुआ, घर उजड़ गया, इधर तेरे जैसा मित्र छूट गया। यह भी देव संयोग की बात है। मेरी अवस्था उस किसान पत्नी की तरह हो गई है, जो पति से भी छूटी और धन से भी वंचित कर दी गई। बंदर ने पूछा, वह कैसे? तब मगर ने गीदड़ी और किसान पत्नी की यह कथा सुनाई। प्रकरण 8 न घर का न घाट का। विचित्र चरिताः स्त्रियः।
स्त्रियों का चरित्र बड़ा अजीब होता है। स्वजनों को छोड़कर परकियों के पास जाने वाली स्त्रियां परकियों से भी ठगी जाती है। एक स्थान पर किसान पति पत्नी रहते थे। किसान वृद्ध था, पत्नी जवान। अवस्था भेद से पत्नी का चरित्र दूषित हो गया था। उसके चरित्रहीन होने की बात गांव भर में फैल गई थी। एक दिन उसे एकांत में पाकर एक जवान ठग ने कहा, सुंदरी, मैं भी विदुर हूँ और वृद्ध की पत्नी होने के कारण तू भी विधवा समान है। चलो हम यहाँ से दूर भागकर प्रेम से रहे। किसान पत्नी को यह बात पसंद आई। वह दूसरे ही दिन घर से सारा धन आभूषण लेकर आ गई और दोनों दक्षिण दिशा की ओर वेग से चल पड़े। अभी 2 कोस ही गए थे कि नदी आ गई। वहां दोनों ठहर गए। जवान ठग के मन में पाप था। वह किसान पत्नी के धन पर हाथ साफ करना चाहता था। उसने नदी को पार करने के लिए यह सुझाव रखा कि पहले वह संपूर्ण धन जवेर की गठरी बांधकर दूसरे किनारे रख आएगा, फिर आकर सुंदरी को सहारा देते हुए पार पहुंचा देगा। किसान पत्नी मूर्ख थी। वह यह बात मान गई। धन आभूषणों के साथ वह पत्नी के कीमती कपड़े भी ले गया। किसान पत्नी निपट नग्न रह गई। इतने में वहां एक गीदड़ी आई। उसके मुख में मांस का टुकड़ा था। वहां आकर उसने देखा कि नदी के किनारे एक मछली बैठी है। उसे देखकर वह मांस के टुकड़े को वहीं छोड़ मछली मारने किनारे तक गई। इसी बीच एक गिद्ध आकाश से उतरा और झपट कर मांस का टुकड़ा दबोच कर ले गया। उधर मछली भी गिद्धड़ को आता देखकर नदी में कूद पड़ी। गिद्धड़ी दोनों ओर से खाली हाथ हो गई। मांस का टुकड़ा भी गया और मछली भी गई। उसे देख नग्न बैठी किसान कन्या ने कहा, गिद्धड़ी, गिद्ध तेरा मांस ले गया और मछली पानी में कूद गई। अब आकाश की ओर क्या देख रही है? गिद्धड़ी ने भी प्रत्युत्तर देने में शीघ्रता की। वह बोली, तेरा भी तो यही हाल है। न तेरा पति तेरा अपना रहा और न ही वह सुंदर युवक तेरा बना। वह तेरा धन लेकर चला जा रहा है। मगर यह कहानी सुना ही रहा था कि एक दूसरे मगर ने आकर सूचना दी कि मित्र, तेरे घर पर भी दूसरे मगरमच्छ ने अधिकार कर लिया है। यह सुनकर मगर और भी चिंतित हो गया। उसके चारों ओर विपत्तियों के बादल उमड़ रहे थे। उन्हें दूर करने का उपाय पूछने के लिए वह बंदर से बोला, मित्र, मुझे बता कि शाम दाम भेद आदि में से किस उपाय से अपने घर पर फिर अधिकार करूं? बंदर ने कहा, कृतज्ञ, मैं तुझे कोई उपाय नहीं बतलाऊंगा। अब मुझे मित्र भी मत कह। तेरा विनाश काल आ गया है। सज्जनों के वचन पर जो नहीं चलता उसका विनाश अवश्य होता है, जैसे घंटोष्ट का हुआ था। मगर ने पूछा, कैसे? तब बंदर ने यह कहानी सुनाई। प्रकरण 9, घमंड का सिर नीचा। सताम वचन मादृष्टम मदेन न करोति यह श विनाशम वाप्नोति घंटोष्ट इव सत्वरम। सज्जन की सलाह न मानने वाला और दूसरों से विशेष बनने करने का प्रयत्न करने वाला मारा जाता है। एक गांव में उज्ज्वलक नाम का बढ़ई रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी से तंग आकर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा कि एक ऊँटनी प्रसव पीड़ा से तड़फड़ा रही थी। ऊँटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊँट के बच्चे और ऊँटनी को लेकर अपने घर आ गया। वहां घर के बाहर ऊँटनी को खूंटी से बांधकर वह उसके खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं काटने वन में गया। ऊँटनी ने हरी हरी कोमल कोपले खाई। बहुत दिन इसी तरह हरे हरे पत्ते खाकर ऊँटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई। ऊँट का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बदई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया, जिससे वह कहीं खोया न जाए। दूर से ही उसकी आवाज़ सुनकर बढ़ई उसे घर लिवा लाता था। ऊँटनी के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे। ऊँट भार ढोने के भी काम आने लगा। उस ऊँट ऊँटनी से ही उसका व्यापार चलता था। यह देख उसने एक धनिक से कुछ रुपया उधार लिया और गुर्जर देश में जाकर वहां से एक और ऊँटनी ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊँट ऊँटनियाँ हो गई। उनके लिए रखवाला भी रख लिया। बढ़ई का व्यापार चमक उठा। घर में दूध की नदियाँ बहने लगी। शेष सब तो ठीक था, किंतु जिस ऊँट के गले में घंटा बंधा था वह बहुत गर्वित हो गया था। वह अपने को दूसरों से विशेष समझता था। सब ऊँट वन में पत्ते खाने को जाते तो वह सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घुमा करता था। उसके घंटे की आवाज़ से शेर को यह पता लग जाता था कि ऊँट इधर किधर है। सबने उसे मना किया
कि वह गले से घंटा उतार दे, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन जब सब ऊंट वन में पत्ते खाकर तालाब से पानी पीने के बाद गांव की ओर वापिस आ रहे थे, तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चल दिया। शेर ने भी घंटे की आवाज़ सुनकर उसका पीछा किया और जब वह पास आया तो उस पर झपटकर उसे मार दिया। बंदर ने कहा, तभी मैंने कहा था कि सज्जनों की बात अनसुनी करके जो अपने ही करता है वह विनाश को निमंत्रण देता है। मगरमच्छ बोला, तभी तो मैं तुझसे पूछता हूँ, तू सज्जन है, साधु है, किंतु सच्चा साधु तो वही है जो अपकार करने वालों के साथ भी साधुता करे, कृतज्ञों को भी सच्ची राह दिखलाए। उपकारियों के साथ तो सभी साधु होते हैं। यह सुनकर बंदर ने कहा, तब मैं तुझे यही उपदेश देता हूँ कि तू जाकर उस मगर से जिसने तेरे घर पर अनुचित अधिकार कर लिया है, युद्ध कर। नीति कहती है कि शत्रु बली है तो भेद नीति से, नीच है तो दाम से और सम शक्ति है तो पराक्रम से उस पर विजय पाए। मगर ने पूछा, यह कैसे? तब बंदर ने गीदड़, शेर और बाघ की यह कहानी सुनाई। प्रकरण 10। राजनीतिज्ञ गीदड़। उत्तम प्राणिपातेन शूरम भेदेन योजयेत नीचम अल्पध्वानेन समशक्ति पराक्रमेह। उत्कृष्ट शत्रु को विनय से, बहादुर को भेद से, नीच को दान द्वारा और सम शक्ति को पराक्रम से वश में लाना चाहिए। एक जंगल में महाचतुर नाम का गीदड़ रहता था। उसकी दृष्टि में एक दिन अपनी मौत आप मर हुआ हाथी पड़ गया। गीदड़ ने उसकी खाल में दांत गड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी उसकी खाल उधेड़ने में उसे सफलता नहीं मिली। उसी समय वह एक शेर आया। शेर को आता देखकर वह साष्टांग प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर बोला, स्वामी, मैं आपका दास हूँ। आपके लिए ही इस मृत हाथी की रखवाली कर रहा हूँ। आप अब इसका यथेष्ट भोजन कीजिए। शेर ने कहा, गीदड़, मैं किसी और के हाथों मरे जीव का भोजन नहीं करता। भूखे रहकर भी मैं अपने इस धर्म का पालन करता हूँ, अतः तू ही इसका आस्वाद कर। मैंने तुझे भेंट में दे दिया। शेर के जाने के बाद वहाँ एक बाघ आया। गीदड़ ने सोचा, एक मुसीबत को तो हाथ जोड़कर टाला था, इसे कैसे टालो? इसके साथ भेद नीति का ही प्रयोग करना चाहिए। जहाँ साम दाम की नीति न चले, वहाँ भेद नीति ही अपना काम करती है। भेद नीति ही ऐसी प्रबल है कि मोतियों को भी माला में बांध देती है। यह सोचकर वह बाघ के सामने ऊंची गर्दन करके गया और बोला, मामा, इस हाथी पर दांत न गड़ाना। इसे शेर ने मारा है। वह अभी नदी पर स्नान करने गया है और मुझे रखवाली के लिए छोड़ गया है। वह यह भी कह गया है कि यदि कोई बाघ आए तो उसे बता दूं, जिससे वह सारा जंगल बाघों से खाली कर दे। गीदड़ की बात सुनकर बाघ ने कहा, मित्र, मेरी जीवन रक्षा कर, प्राणों की भिक्षा दे, शेर से मेरे आने की चर्चा न करना। यह कहकर वह बाघ वहाँ से भाग गया। बाघ के जाने के बाद वहाँ एक चीता आया। गीदड़ ने सोचा, चीते के दांत तीखे होते हैं, इससे हाथी की खाल उधड़वा लेता हूँ। यह सोच वह उसके पास जाकर बोला, भगिनी सूत, क्या बात है? बहुत दिनों में दिखाई दिए हो, कुछ भूख से सताए मालूम होते हो। आओ, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। देखो, यह हाथी शेर ने मारा है। मैं इसका रखवाला हूँ। जब तक शेर नहीं आता तब तक इसका मांस खाकर जल्दी से भाग जाओ। मैं उसके आने की खबर दूर से ही दे दूंगा। गीदड़ थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया और चीता हाथी की खाल उधेड़ने में लग गया। जैसे ही चीते ने एक दो जगहों से खाल उधेड़ी, वैसे ही गीदड़ चिल्ला पड़ा, शेर आ रहा है, भाग जा। चीता यह सुनकर भाग खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद गीदड़ ने उगड़ी हुई जगहों से मांस खाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी एक दो ग्रास ही खाए थे कि एक गीदड़ आ गया। गीदड़ तो उसका समशक्ति ही था, इसलिए वह उस पर टूट पड़ा और उसे दूर तक भगा आया। इसके बाद बहुत दिनों तक वह उस हाथी का मांस खाता रहा। यह कहानी सुनकर बंदर ने कहा, तभी तुझे भी कहता हो कि स्वजातीय से युद्ध करके अभी निपट ले, नहीं तो उसकी जड़ जम जाएगी, वही तुझे नष्ट कर देगा। स्वजातियों का यही दोष है कि वही विरोध करते हैं, जैसे कुत्तों ने किया था। मगर ने कहा, कैसे? बंदर ने तब कुत्ते की यह कहानी सुनाई। प्रकरण 11। कुत्ते का वैरी कुत्ता। एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्य विरुध्यरो।
विदेश का यही दोष है कि वहाँ स्वजातीय ही विरोध में खड़े हो जाते हैं। एक गांव में चित्रांग नाम का कुत्ता रहता था। वहाँ दुर्भिक्ष पड़ गया। अन्न के अभाव में कई कुत्तों का वंश नाश हो गया। चित्रांग ने भी दुर्भिक्ष से बचने के लिए दूसरे गांव की राह ली। वहाँ पहुंचकर उसने एक घर में चोरी से जाकर भर पेट खाना खा लिया। जिसके घर खाना खाया था उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर से बाहर निकला तो आसपास के सब कुत्तों ने उसे घेर लिया। भयंकर लड़ाई हुई। चित्रांग के शरीर पर कई घाव लग गए। चित्रांग ने सोचा, इससे तो अपना गांव ही अच्छा है, जहाँ केवल दुर्भिक्ष है, जान के दुश्मन कुत्ते तो नहीं है। यह सोचकर वह वापिस आ गया। अपने गांव आने पर उससे सब कुत्तों ने पूछा, चित्रांग, दूसरे गांव की बात सुना, वह गांव कैसा है? वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ खाने पीने की चीज़ें कैसी है? चित्रांग ने उत्तर दिया, मित्रों, उस गांव में खाने पीने की चीज़ें तो बहुत अच्छी है और गृह पत्नियाँ भी नरम स्वभाव की है, किंतु दूसरे गांव में एक ही दोष है, अपनी जाति के ही कुत्ते बड़े खूंखार हैं। बंदर का उपदेश सुनकर मगरमच्छ ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने घर पर स्वामित्व जमाने वाले मगरमच्छ से युद्ध करेगा। अंत में यही हुआ। युद्ध में मगरमच्छ ने उसे मार दिया और देर तक सुखपूर्वक उस घर में रहता रहा। चतुर्थ तंत्र समाप्त।